हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। यह आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखो इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। इक्वेशन में हमारा एक वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है, अभी आपने ऐसी इक्वेशन जरूर देखी होगी 10th क्लास में। अगर आप चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं, वो भी हम करेंगे, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में, यानी कि द्विघात समीकरणों के युग्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि रेखिक समीकरण जो होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है, वो इस तरह से लिखी जाती है ax + by + c। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x + 2 = 0, ये एक इक्वेशन है। y - 2 = 0, ये एक इक्वेशन है। 3x + 2 = 0, ये एक इक्वेशन है। 3x + y = 0, ये एक इक्वेशन है। 3x + 2y + +5 = 0, ये एक इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, एक टर्म होती है वेरिएबल की और एक टर्म होती है कांस्टेंट की। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये वेरिएबल्स की टर्म है, ax और by वेरिएबल की टर्म है, यानी कि ये आपकी चर राशि की पद है, चर राशि के पद हैं ax और by। ठीक है, x और y यहाँ पर चर राशियां हैं, यानी कि वेरिएबल्स हैं। x और y क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। और a और b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। a और b यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स को हिंदी में कहते हैं गुणांक। ठीक है, तो यहाँ ये गुणांक है। गुणांक क्या होते हैं, जो कि वेरिएबल के मल्टीपल में होते हैं, वेरिएबल की गुणा में होते हैं। एक चर राशि के गुणा में जो होते हैं, ये गुणांक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं x का गुणांक है 3, तो 3x + 2। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है। x वेरिएबल के मल्टीप्लाई में 3 है, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा इस इक्वेशन में। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 5x + 3y -2 = 0। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 3 है और ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है, जिसे हिंदी में कहते हैं अचर राशि। ये एक अचर पद है आपका। ठीक है, तो हम देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन है, ये रेखिक समीकरण है। ये कौन सी इक्वेशन है, आपकी लीनियर इक्वेशन। और इसमें कितने वेरिएबल है, इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये 2 वेरिएबल की फॉर्म में। यहाँ पर x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है। यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन लिखी है x + 2, यहाँ पर y वेरिएबल एब्सेंट है, यहाँ y वेरिएबल 0 है। ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन है x + 2 = 0, ये इसी को फॉलो कर रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x + 0y + 2 = 0, तो आप इस इक्वेशन से मैच कर सकते हैं। यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो गया, यानी कि y का गुणांक यहाँ पर 0 हो गया, तो y का पद यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरह से जिसमें चर राशियां भी हों, अचर राशियां भी हों और चर और अचर राशियों के विभिन्न पद हों, तो वो कहलाती है आपकी समीकरण। अगर चर राशि, यहाँ पर जो भी चर राशि है, चर मतलब वेरिएबल जो भी है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि वेरिएबल जो है उसकी डिग्री 1 है। डिग्री को कहते हैं कोटि। ठीक है, किसी भी समीकरण की डिग्री से या कोटि से क्या मतलब होता है, किसी भी समीकरण में जो वेरिएबल होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी चर राशि के अधिकतम जो घात होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है, मैक्सिमम पावर होती है, उसे डिग्री कहते हैं, कोटि कहते हैं। अधिकतम घात, किसी भी समीकरण की जो अधिकतम घात होती है ना, वो कोटि कहलाती है यहाँ पर। तो अगर समीकरण की अधिकतम घात 1 है, समीकरण में जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 1 है, जैसे हम देख सकते हैं x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर इस इक्वेशन की जो डिग्री हो गई, इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ध्यान रखना,
यानी कोटि एक हो गई, तो कोटि एक वाली समीकरण आपकी रेखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, कौन सी समीकरण? रेखिक समीकरण कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। पर हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है उसके बारे में हमें फोकस करना है। ये तो मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया लीनियर इक्वेशन को समझाते हुए कि इक्वेशन होती क्या है, पर हमें पढ़ना क्या है? द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। डिग्री क्या होती है? 2 होती है, यानी कि चर राशि की जो अधिकतम घात होगी वो 2 होगी। तो ऐसी समीकरण कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल इसका x² - 2 = 0, 3x² + 2x + 5 = 0, इस तरह की जो समीकरणें होंगी, या फिर x² - ½ = 0, इस तरह की जो समीकरणें होंगी ये सब क्या कहलाएंगी? आपकी द्विघात समीकरण कहलाएंगी सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पढ़नी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जो इसका सामान्य रूप होगा, वो हमें पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात जिसकी भी 2 होगी, यानी मैक्सिमम पावर चर राशि की, x वेरिएबल की या y वेरिएबल की, इसको y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, y² - 2 = 0, या तो या x वेरिएबल होगा या y वेरिएबल होगा। अभी ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सिर्फ 1 वेरिएबल में पढ़ना है, यानी कि सिर्फ हमें 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर पढ़नी है, और 1 वेरिएबल में ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का साधारण रूप है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ax² + bx + c = 0। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण आपको मिलेगी वो हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगी। आप देख सकते हैं x² - 2 ये इसी फॉर्म में है, 3x² + 2x + 5 = 0 ये इसी फॉर्म में। तो ये आपकी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहां पर ध्यान रखना, a एंड b आपके कोएफिशिएंट्स हैं, गुणांक है। x² का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका a है, x का गुणांक b है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x आपका b है, और c क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म है, यानी कि नियतांक है यहाँ पर। ठीक है, c क्या है? नियतांक है या नियत राशि है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, जैसे x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आती थी? 2 आती थी, है ना? क्योंकि जो x को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था वही उस इक्वेशन का मूल कहलाता था, रूट कहलाता था। यहाँ पर x क्या है? = 2, ये समीकरण का मूल कहलाएगा, या जिसे शून्यक भी कहते थे आप, शून्यक हिंदी में मूल या शून्यक, इंग्लिश में तो हम कहते हैं रूट्स और जीरोस। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में जितनी भी डिग्री होती है, जितनी भी उसकी मैक्सिमम पावर होती है, उतने ही रूट्स निकलते हैं। जैसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की अधिकतम घात 1 होती है, तो यहाँ सिर्फ एक रूट आपको देखने को मिलेगा। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री 2 है, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसके 2 मूल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। जैसे एक जनरल इक्वेशन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, x² - 4 = 0, तो x² निकालना है हमें, 4 को उधर भेज देंगे, यहाँ पर 4 प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर रूट लेते समय ध्यान रखना, आगे आपको प्लस माइनस लगाना है। इसका भी लॉजिक मैं बता दूंगा कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस लगाएंगे। क्या साइन लगाएंगे? आगे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। स्क्वायर रूट कभी भी विदाउट साइन नहीं लिखना है आपको, हमेशा प्लस साइन, प्लस माइनस लगाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं √4 कितना होता है? 2 होता है, तो x की कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 2, यानी x = प्लस का 2 और माइनस का 2। तो हम देख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं,
हमेशा एक और दो से ज्यादा रूट्स नहीं होंगे, दो से कम रूट्स नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के कितने रूट्स होते हैं, कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं और 2 रूट्स होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अब कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आपको मिलेगी ax² + bx + c, तो हम ये लिखेंगे कि समीकरण के जो रूट्स हैं यानी कि जो मूल हैं या शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि किसी भी समीकरण के, किसी भी द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना आप यहाँ पर, हमें अल्फा और बीटा हमने माना है, अल्फा बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, इनका सम निकालना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है, इन रूट्स का, इन मूलों का योगफल निकालना है और इनका गुणनफल निकालना है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना होता है, ध्यान रखना, याद रखो हमेशा -b/a, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², x का गुणांक ऊपर आएगा, x² का गुणांक नीचे आएगा। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर b है, x का कोफिशिएंट b है, x² का कोफिशिएंट a है, तो वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। उसी तरह हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ये तो था सम, अब ये है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि नियत पद डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट c/a, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, यानी कि मूलों का गुणनफल होता है। अब ध्यान रखना, किसी भी द्विघात समीकरण को अगर हम मूलों के रूप में लिखना चाहते हैं, उसके शून्यकों के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं रूट्स की फॉर्म में इक्वेशन बना सकता हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे ये इक्वेशन है, इसी को मैं लिख लेता हूं ax² + bx + c = 0। पूरी इक्वेशन में a का डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड लगा दो, a का डिवाइड लगा दो। a का डिवाइड लगाने से होगा क्या कि x² a पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² रह जाएगा, प्लस b/a, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं x, प्लस c/a, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, = 0। अब देखो b/a किसकी बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, और यहां माइनस है तो माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस c/a किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर, तो ये आ गया अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल आपको दे रखा हो, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल आपको दे रखा हो, यानी कि सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको गिवन हो, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम किसी भी इस फॉर्म से हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर हमें सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसी का, ठीक है, क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, ये फॉर्म में यही रखता हूं। अब देखो, अगर मान लो कोई इक्वेशन है जिसमें अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू 3 है, तो हमें क्या कहता है क्वेश्चन कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओ, द्विघात समीकरण लिखो। आपको समीकरण के मूल दे रखे, समीकरण के मूल क्या है, 4 और 3, यानी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन व्हिच आर 4 and 3। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे बनाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं होगा, यहां से होगा ये क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म से जो हमने रूट्स फॉर्म निकाली है ना, मूलों के रूप में द्विघात समीकरण, मूलों के गुणनफल और मूलों के योगफल के रूप में, तो इसको आपको लगाना है। तो सबसे पहले इनका योगफल कर लो, 4 और 3 कितने हो गए, 7, और इनका गुणनफल कर लो, 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। इसको यहां पुट अप कर दो, तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 7 आ जाएगा,
अल्फा बीटा की जगह 12 आ जाएगा बराबर 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको रूट्स दे रखे हो तो उनका योगफल करके और उनका गुणनफल करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर की बात है। वैसे सेकंड चैप्टर में आपको सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होगा, तो मैं फोर्थ चैप्टर में यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये आपस में रिलेटेड चीज है, आपस में ये रिलेटेड चीज। सेकंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर आपस में रिलेटेड है, ध्यान रखना। बस इसमें क्या होता है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से x की वैल्यू निकाल तो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको बस अल्फा बीटा को कंपेयर करना होता है कि भाई सम करने पर और प्रोडक्ट करने पर माइनस बी बाई और सी बाई ए को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, बस वो आपको पता है, वो थोड़ा बेसिक चीज है। फोर्थ चैप्टर में हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और जो डेली प्रॉब्लम्स होंगी, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू दे रखी हो तो सम करके प्रोडक्ट करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया मूलों के रूप में द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, अब देखो किसी भी द्विघात समीकरण की एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? तो देखो एक मेथड तो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। इसमें हम मध्य, इसे हिंदी में कहते हैं मध्यपद विभक्त, मध्यपद विभक्त, यानी हम मध्य पद को विभाजित कर देंगे, किसी भी इक्वेशन का जो मध्य पद होगा उसको विभाजित कर देंगे दो पार्ट्स में। जैसे कोई इक्वेशन में लिखता हूं x² - 6x + 9 = 0। ये आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, मेथड बहुत इजी है, आप 7th क्लास से करते आ रहे हो ये मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो 9 होता है ना, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट देखेंगे। x² का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो आप उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 9 = 9 ही होगा। तो अब आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में डिवाइड करना है, इसके जो मिडिल टर्म है ना, मध्य पद है, इसको दो पार्ट्स, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट करने पर तो 9 आए और एडिशन करने पर -6 आए। तो वो कौन से नंबर है, -3 और -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो -6 हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, -6, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +9 आएगा। तो वो रूट्स हो गए, वो टर्म्स हो गई -3x एंड -3x। तो 6x को हम क्या लिख देंगे, -3x एंड -3x, तो x² -3x -3x +9 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से x कॉमन आ जाएगा, x -3, और यहां से -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x -3 = 0, ठीक है। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो भाई, x -3 पूरे में से कॉमन आ रहा है, x -3 पूरे में से कॉमन आ रहा है, और अंदर भी क्या बच रहा है, x -3 ही बच रहा है बराबर 0। x -3 पूरे में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x -3 बच गया। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, इन दोनों को 0 के इक्वल कर लो, x -3 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और यहां से भी 3 आ रही है, तो दो वैल्यूज आ गई 3,3। इस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है मध्यपद विभक्त मेथड, जो कि आपने 9th क्लास में किया है। यही मेथड आप अभी भी यूज कर सकते हो चैप्टर नंबर 4 में, x की वैल्यूज निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इसकी फॉर्म में, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन इस तरह से आए, आपको कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में एक अलग फॉर्म में आपको दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 3x² -11x + 6, 3x² -11x + 6। अब यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ 3 है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक बार मैं इसको सेपरेटली लिख लेता हूं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं,
3x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 6। अब देखो यहाँ पर x इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। जब कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो आपको इसके कोफिशिएंट को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 6 कितना होता है? 18 होता है। और माइनस का 11, अब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं माइनस 11 के कि मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए और जोड़ने पर माइनस का 11 आए, जोड़ने पर माइनस का 11 आए। हमेशा ध्यान रखना, अगर मिडिल टर्म माइनस की है और लास्ट टर्म प्लस की है तो हमेशा एडिशन होगा। मिडिल टर्म में हमेशा एडिशन होगा और दोनों ही रूट्स नेगेटिव होंगे। दोनों ही रूट्स मतलब कि दोनों ही जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव की आएंगी यहाँ पर। वैसे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, x के रूट्स पॉजिटिव आएंगे, बट यहाँ पर जो फैक्टर होंगे वो माइनस में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस का 9 और माइनस का 2, माइनस 9 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 18 होता है और दोनों को जोड़ते हो तो माइनस का 11 होता है। तो हमने इसके मिडिल टर्म कर दिया स्प्लिट, माइनस 11x को लिख दिया माइनस का 9x और माइनस का 2x प्लस का 6 और बराबर में तो आपको पता है ये 0 होती है। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3x, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 3। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। पूरे में से x माइनस 3 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया? 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों को क्या करना है? 0 के बराबर करना है। दोनों को किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब 3x माइनस 2 को भी 0 के बराबर कर दो, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x इज इक्वल्स टू हो गया 2, तो x हो गया 2/3। तो आपके यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई 3 और दूसरी आ गई 2/3। तो ये आपके अल्फा और बीटा हो गए, ठीक है, 3 and 2/3। तो ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिसमें आप मध्य पद को क्या करते हो? विभक्त करते हो, मध्य पद को विभाजित करते हो और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है। एक और मेथड है, उसके बारे में आपको बताता हूं। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इससे भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे द्विघात समीकरण सूत्र कहते हैं, द्विघात समीकरण सूत्र, और इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, द्विघात समीकरण सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, इसको क्या कहते हैं? ये फॉर्मूला कैसे आता है? तो इसका एक बार फॉर्मूला समझ लो अच्छी तरह से, फिर मैं आपको बताता हूं। x इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है x की वैल्यूज निकालने के लिए। अब जो मैंने आपको बताया था ये रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस आता है, वो यहां से क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू जो होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वो होती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है आपको। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ध्यान रखना है यहाँ पर ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये विविक्तिकर कहलाता है, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको अपन d कहते हैं। क्या कहते हैं? d, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में कहेंगे विविक्तिकर, ठीक है। हिंदी में कहेंगे विविक्तिकर, इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट d। b स्क्वायर माइनस 4ac d होता है, ध्यान रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या होती है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको अच्छी तरह से ताकि और क्लियर हो जाए आपको फॉर्मूला। देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ध्यान रखना है आपको, रूट में हमेशा वैल्यू एक रियल नंबर होना चाहिए। रूट में हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अगर वास्तविक संख्या नहीं है तो अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है।
इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा अगर रूट के अंदर कोई वास्तविक संख्या नहीं है तो, ठीक है। तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए हमेशा, d का मान एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि इफ b² - 4ac 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो समीकरण के वास्तविक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? वास्तविक हल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रियल सॉल्यूशंस। रियल सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, अलग अलग हल होंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न हल होंगे, भिन्न भिन्न हल मिलेंगे आपको यहाँ पर, अलग अलग हल मिलेंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वास्तविक हल होंगे, रियल सॉल्यूशंस होंगे, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे, अलग अलग हल होंगे, भिन्न भिन्न हल होंगे। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस है, यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो सॉल्यूशन तो रियल होंगे, सॉल्यूशन रियल होंगे मतलब कि वास्तविक होंगे, सॉल्यूशन तो वास्तविक होंगे पर समान हल होंगे, सेम इक्वल सॉल्यूशंस, इक्वल रूट्स। यहां पर रूट्स की जगह आप सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट रूट्स लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स यानी कि भिन्न भिन्न मूल। तो मूल कैसे होंगे? यहां पर इक्वल रूट्स होंगे, कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, समान मूल, समीकरण के समान मूल होंगे। अगर b² - 4ac 0 के बराबर आ गया तो समीकरण के रियल रूट्स होते हैं, वास्तविक हल होते हैं और समान मूल होंगे, रियल तो होंगे और समान मूल होंगे, दोनों सेम होंगे। अगर x की वैल्यू 2 है तो अगली वैल्यू भी 2 ही होगी, अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू भी 2 ही होगी, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग होंगे, एक x की वैल्यू 2 आएगी और एक x की वैल्यू 3 आएगी, अलग अलग आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो केस आपको क्लियर है। पहला केस है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वास्तविक हल होंगे, रियल सॉल्यूशंस होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे। b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो रियल रूट्स होंगे, वास्तविक रूट्स तो होंगे, वास्तविक मूल तो होंगे पर इक्वल होंगे, समान होंगे, ठीक है। अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू भी 2 ही होगी। थर्ड केस है नो सॉल्यूशन का, b² - 4ac इज लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा है तो हमेशा ध्यान रखना, नो रियल सॉल्यूशंस, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं। इस इक्वेशन में वास्तविक मूल नहीं होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अगर देखो b² - 4ac जो है लेस देन 0 कौन होता है? -1 है, तो रूट में -1 जो होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये कोई रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी है, ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है। ये काल्पनिक मूल आ जाता है आपका रूट -1, आयोटा कहते हैं इसको, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे, रूट -1 को आयोटा से लिखते हैं। आयोटा मतलब एक इमेजिनरी नंबर है, ये ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखना, b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो गई ना तो कोई वास्तविक हल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स। तो आपको ऐसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है जिसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अभी 10th क्लास में आपको b² - 4ac लेस देन 0 वाली इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है या b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो विविक्तिकर के मान, डिस्क्रिमिनेंट के मान अगर 0 से बड़े और 0 के बराबर हैं उसी में आपके रियल सॉल्यूशंस होंगे। 0 के बराबर हैं तो सेम रूट्स होते हैं, इक्वल होंगे, और 0 से बड़े हैं तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, फिर अपन इसका एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से इक्वल रूट्स आते हैं, किस तरह से डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन समझेंगे कि कैसे हम इनके रूट्स को, रूट्स के नेचर को, मूलों की प्रकृति को हम समझ सकते हैं विविक्तिकर की सहायता से, b² - 4ac की सहायता से। ओके, तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।